गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम हमारे थर्ड चैप्टर तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य पिछली क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और आज की हमारी क्लास का जो फर्स्ट जो टाइटल है वो है आर्थिक विस्तार। कि जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जिसे रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, उस साम्राज्य का आर्थिक विस्तार कैसा था। यहाँ मैं टिकमारक कर रहा हूँ, ये देखिए जो विस्तार है, जो आर्थिक, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है व्यापार पर। या हम ये कहें कि जो उद्योग धंधे वहाँ पर प्रचारित थे उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये व्यापार किस तरीके से होता था। तो व्यापार जो होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलमार्ग से होता था। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? बंदरगाह। उसके बाद में जो माल होता था वो कहाँ से निकाला जाता था? खानों से, खादानों से। ईंटें भेजी जाती थी ईंट की भट्ठों से। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ, जैतून का तेल। ये बहुत ज़्यादा जो है उपयोग में लाया जाता था। तो जैतून के जो तेल की फैक्ट्रियाँ थी उसकी संख्या भी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। तो इन सभी वजह से जो रोम साम्राज्य का आर्थिक ढांचा था वो क्या था? काफ़ी मजबूत था। अंडरलाइन कर दिया है मैंने। और वो क्या क्या चीज़ भेजते थे? गेहूँ, क्योंकि एक बहुत उपजाऊ स्थल जो है यहाँ पर था। अंगूरी शराब भेजी जाती थी, सबसे ज़्यादा कैम्पेनिया से आती थी ये। और जैतून का तेल। व्यापारिक मद का मतलब होता है बेटा, यह अंडरलाइन किया है मैंने कि व्यापारिक मदें थी। व्यापारिक मद का मतलब होता है कि वो वस्तुएं जो व्यापार में इस्तेमाल की जाती हों। तो यहाँ तीन वस्तुएं हैं हमारे पास, गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल। और ये रोमन अर्थव्यवस्था का आधार था। सबसे ज़्यादा जो है पैसा जो है व्यापार के जरिए इनसे कमाया जाता था। अब ये बताएगा कि वो कौन कौन सी जगह थी। जैसे जैतून का जो तेल है, जैसे स्पेन है, गैलिक प्रांत है, उत्तरी अफ्रीका है। और कम मात्रा में कहाँ से आता था? इटली से आता था। अब इसने बताया, देखो अब जो चीज़ मैंने अभी बताई थी कि इन फसलों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ क्या थी? सर्वोत्तम थी। और शराब और जैतून का जो तेल है और अन्य जो तरल पदार्थ है, अभी जैतून का तेल है ये क्या हो गया? द्रव रूप में होता है। इनके लिए जो है कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल होता था? कंटेनर। कंटेनर का मतलब होता है जैसे अपना डब्बा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का बंद होता है, उसको क्या बोला जाता था? कंटेनर बोला जाता था। और उनका नाम क्या होता था? एम्फोरा। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखो मैं गोल दायरे में ले रहा हूँ, कई बार आ जाता है कि एम्फोरा से आप क्या समझते हैं। तो आप वहाँ लिखेंगे कि एम्फोरा जो है एक प्रकार का मटका या कंटेनर होता है जिसके अंदर जैतून का तेल या शराब या अन्य जो है तरल पदार्थों की क्या की जाती थी? ढुलाई की जाती थी। अब पता कैसे लगा कि ये कंटेनर थे? तो क्या हुआ, इनके जो टुकड़े पड़े हुए मिले हैं उन टुकड़ों को जोड़ा पुरातत्वविदों ने। ये देखिए, पुरातत्वविदों ने क्या किया, इन टुकड़ों को क्या किया? जोड़ा। और वो सफल हुए कि इनमें क्या लाया जाता था। उसके बाद इनकी जो मिट्टी थी उस मिट्टी को इन्होंने चेक किया भूमध्य सागर के आसपास की मिट्टी से, और सेम वैसी मिली है। देखो, इस आधार पर इन्होंने देखा कि ये जो कंटेनर बनते थे ये कहाँ बनते होंगे? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और उन कंटेनरों की मिट्टी क्या है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? साथ है। आगे क्या कहता है ये कि जो स्पेन के अंदर जो जैतून का तेल निकलता था, ये देखिए, ये उद्यम वो बताता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार आ जाता है कि स्पेन के अंदर जैतून का तेल जो है कब निकलता था, या मतलब किस समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो 140 से लेकर के कब तक था? 160 ईस्वी तक। और इनको जो है जो स्पेशल कंटेनरों के अंदर जो ले जाया जाता था, उन कंटेनरों को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इनको कहते थे बेटा ड्रेसल 20।
क्या बोला जाता था? ड्रेसल 20। उसका रीज़न भी बता देता हूँ क्यों कहा जाता है कि हेनरी ड्रेसल। कौन है? हेनरी ड्रेसल। ये देखो, इस पुरातत्वविद ने जो है इन कंटेनरों का जो है क्या किया था? खोज की। इस कारण इनका नाम क्या रख दिया गया था? ड्रेसल 20। तो ये पता लग रहा है हमें कि किस प्रकार जो है इन चीज़ों को जो है कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। स्पेन और इटली से जो है मंगवाया जाता था। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ स्पष्ट हो जाएगी, बहुत जनरल चीज़ है, कि जब व्यापार होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ प्रतिस्पर्धा भी होगी। कि इटली के लोग चाहेंगे कि हमारा व्यापार ज़्यादा हो, स्पेन के लोग चाहेंगे कि हमारा व्यापार ज़्यादा बढ़े, रोम के लोग चाहेंगे हमारा व्यापार ज़्यादा बढ़े, अरब क्षेत्र के लोग चाहेंगे कि हमारा व्यापार ज़्यादा बढ़े, ईरान क्षेत्र के लोग चाहेंगे कि हमारा व्यापार आगे बढ़े। तो जब इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए सारे प्रयासरत होंगे तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, प्रतिद्वंदिता क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। उसके एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं आपको। यहाँ देखिए कि जिस स्पेन का जैतून के तेल के उत्पादन पर एकाधिकार था उसको कौन छीन ले गए? इतालवी लोग। अब कैसे छीनेंगे? ये तब छीना जाएगा, एक तो दाम क्या हो? कम। जिस दाम के ऊपर स्पेन के लोग जैतून का तेल देते हैं उसे इतालवी लोग क्या दें? कम रेट में। और क्या दें? गुणवत्ता। ये देखिए, गुणवत्ता वाला तेल क्या होगा? बेचा होगा। और किस पर बेचा होगा? कम कीमत पर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जमींदार भी जो है उत्पादक क्षेत्र हथियाने के लिए भी क्या करते थे? आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। क्योंकि जमींदारों के पास अच्छी ज़मीनें होंगी तो वो फिर अच्छी चीज़ों का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। तो जिस प्रकार स्पेन से इतालवियों ने छेला, उसी प्रकार जो है बाद में उत्तरी अफ्रीका ने भी जो इसको क्या कर लिया? छीन लिया है। देखिए, चौथी शताब्दी के अंदर जो है अधिकांश क्षेत्र पर इनका क्या था? बोलबाला था। ये देखिए, उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों के ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पाद को जैसा महत्वपूर्ण स्थान क्या कर लिया था? प्राप्त कर लिया था। और चौथी शताब्दी में उनका क्या था? बोलबाला था। उसके बाद में इसके प्रभुत्व को फिर अन्य लोगों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसमें कौन आ जाता है? दक्षिण एशिया माइनर है। फिलिस्तीनी व्यापारी जो अंगूरी शराब और जैतून तेल के क्या बन गए? फिर निर्यातक बन गए। और इस कारण भूमध्य सागर के बाज़ारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों की क्या हो गई? कमी। और जब वहाँ कमी होगी तो इसका मतलब अफ्रीका का जो उत्पादक क्षेत्रों के ऊपर जो व्यापार का नियंत्रण था वो क्या हो गया? ढीला हो गया। ऐसे ही हम ये बताएंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनकी उर्वरता बड़ी असाधारण थी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इटली में कैंपेनिया शराब बहुत अच्छी आती थी यहाँ से। सिसिली, मिस्र में कैफ्यूम, गैलीली, बाजेकियम, दक्षिणी गोल, बाइटिका। वो कैसे बताते हैं ये चीज़ कि ये अच्छे क्षेत्र रहे होंगे उर्वरता वाले? तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत घनी थी। ये देखिए, सबसे धनी बात थी। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखिए, अंगूरी शराब जो अच्छी किस्म की वो कहाँ से आती थी? कैंपेनिया से आती थी। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो है सबसे अच्छी शराब जो है वो किस क्षेत्र से जो है आती थी। गैलीली के अंदर लोग गहन खेती करते थे। जैतून का तेल जो है दक्षिण के नदी के किनारे बसी हुई जमींदारियों की किससे आता था? फंडी से आता था। उसके बाद में यहाँ एक पर्सन और इम्पोर्टेंट जो है आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये देखिए, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। ऋतु प्रवास, बहुत बार इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो क्या होगा? ये देखो आंसर है इसमें। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और नीचे की मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां और अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में ग्वाले और चरवाहों का मौसम के अनुसार क्या करना? वार्षिक आवागमन। भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है? चले जाना। बदलती हुई ऋतुओं के अनुसार अपने रहने के स्थान को क्या कर देना? बदलने ला। और इन लोगों को क्या बोला जाता था? यायावर। क्या बोला जाता था? यायावर। और ये मोस्टली ये लोग कौन से होते थे? चरवाहे होते थे। ये देखिए, ये ना खानाबदोश चरवाहे, झोपड़ियों में इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। ओवन, ये भी जरूर ध्यान रखना। अवन क्या था? एक प्रकार की क्या होती थी? झोपड़ियाँ होती थी अवन में। इनको क्या बोला जाता था? मैपोलिया। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मैपोलिया क्या थी। तो अवन आकार की जो झोपड़ियाँ जो चरवाहे जो है रखते थे उनको क्या बोला जाता था? मैपोलिया बोला जाता था। एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है यहाँ पर, कैस्टला किसे कहते थे? कैस्टला क्या था? तो जो ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जो चोटी थी उसके ऊपर बसे हुए गांवों को उस समय क्या कहा जाता था? कैस्टला कहा जाता था।
ये यहाँ पर हमारे पास 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं, मैपोलिया से आप क्या समझते हैं, और कैस्टला से आप क्या समझते हैं। इन सारे आधार के ऊपर हम ये नहीं कह सकते। देखो, लोग ये मानते थे कि प्राचीन काल के अंदर जो सभ्यताएं विकसित हुई वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी हम जब से इस पाठ के अंदर रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि बहुत ही समृद्ध जो है समाज था वहाँ पर। ये देखिए, हमें यह ध्यान देना चाहिए, नहीं मान लेना चाहिए कि प्राचीन जो दुनिया है आदिम और पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोग जो है, हमें ये भी पता लगता है कि किसका इस्तेमाल करते थे, पवन, पानी की शक्ति का, जल शक्ति जिसे कहते हैं। देखिए, जल शक्ति से चलने वाली जो है मिलें मिली हैं हमें। सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई करने के हमें यहाँ पर क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय का जो रोमन जो है साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा क्या था, वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था तक थी यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जो है आर्थिक स्थिति थी, किसकी थी, रोम की। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो स्टार्ट हो जाता है श्रमिकों पर नियंत्रण। अब आप देखिए, इतने बड़े अगर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे तो उनके अंदर काम करने वाले क्या होंगे, श्रमिक भी होंगे। तो श्रमिकों के ऊपर जो है कैसे नियंत्रण रखा जाता था, तो श्रमिकों की व्यवस्था की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो दास प्रथा थी। यहाँ कौन सी प्रथा थी, दास प्रथा। और किसी भी राजा ने या धर्म ने जो है दास प्रथा का यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं किया। ये देखिए, अंडरलाइन कर दी मैंने, दासता की जो जड़ें थी वो क्या थी, बहुत गहरी थी। कोई भी चुनौती यहाँ पर जो है नहीं मिलती है। और ये बता भी रहा है, ये देखिए कि अगस्टस के शासनकाल के अंदर जो 75 लाख की आबादी थी उसमें 30 लाख लोग तो क्या थे, दास थे। तो उन दिनों में जो है दास को भी क्या माना जाता था, पूंजी निवेश। दास खरीदे और क्या जाते थे, बेचे जाते थे। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा दास हो गए उसका उद्योग धंधा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, फैलेगा। तो इन गुलामों का जो है इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी है बहुत से लोगों ने। उन्होंने कहा था कि ये झुंड में काम करते हैं, इससे इनको जो बीमारी लगती है उससे बहुत बड़ा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इन्होंने बताया, देखिए इनकी बहुत बड़ी संख्या थी, मलेरिया जैसी जो है बीमारियों से क्या पहुंच सकता है, नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता था। अब यहाँ दो वर्ग उभरते हैं हमारे पास, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो इनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, क्रूरतापूर्ण। और जो निम्न स्तर के जो लोग थे वो इनके साथ क्या रखते थे, सहानुभूति। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि दासों के प्रति जो है व्यवहार के बारे में आप बताइए। देखिए, मैं इसमें ले रहा हूँ आपको गोल दायरे में। ये देखो आप कि जो दास थे उनको जो है किस प्रकार की जो है परिस्थितियों का जो है सामना करना पड़ता था। अब हमारे पास यहाँ एक पर्सन जो है और उभर करके आ रहा है और इम्पोर्टेंट पर्सन है परीक्षा की दृष्टि से, और इसको मैं चेकआउट कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, दास प्रजनन क्या था। ये देखो यहाँ भी आया हुआ है, दास श्रम का उपयोग करने के लिए दास प्रजनन या वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का क्या लिया जाता था, सहारा। तो दास प्रजनन क्या था कि दासों की संख्या बढ़ाने के लिए जो गुलाम बनाए गए थे, जो दास बनाए गए थे, उन्हें जो है क्या करना पड़ता था, दासी और उसके मर्दों को अधिकाधिक क्या किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, पैदा करें, ताकि दासों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। दूसरा यहाँ आता है वेतन भोगी मजदूर। वेतन भोगी मजदूर का मतलब होता है कि वो मजदूर जो पैसे के द्वारा जो है किसी भी दूसरी जगह पर क्या करता है, काम करता है, यानी कि वेतन के लिए अपना श्रम क्या कर देता है, बेच देता है। अब इन दोनों में फ़र्क था। दास जो होते थे वो सारा साल वहीं रहते थे, काम हो या ना हो। जबकि वेतन भोगी मजदूर क्या होता है, जब काम होता है तो वो काम पर आ जाता है, उसे वेतन दिया जाता है, और खाली दिनों में से किसी प्रकार का भी वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता था, काम पे लगाया जा सकता था और छोड़ा जा सकता था। देखो, इन्हें आसानी से छोड़ा और क्या किया जा सकता था, रखा जा सकता था। और दासों की जो प्रथा है उससे क्या होता था, महंगा होती थी दास व्यवस्था, उनके खर्च उठाने पड़ते थे उन्हें। गुलाम श्रमिकों की लागत क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। इसलिए ये लोग चाहते थे कि गुलाम की जगह हमें वेतन भोगी मजदूरों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि श्रम का प्रबंधन कैसा था वहाँ पर। ये देखिए कि श्रम प्रबंधन कैसा था। तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति का नाम है कोलुमेला। इसने ही कहा था कि अगर जमींदार अपने पास अपनी जो ज़रूरत की चीज़ है उससे दुगनी संख्या में अगर यंत्र रखेंगे, तो अगर एक यंत्र खराब हो गया तो दास काम करना बंद कर देगा। अगर दुगने में रखेंगे तो अगर यंत्र खराब है किसी कारणवश, तो दूसरा उसको क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है।
या फिर कई बार ये होता था कि मान लो कि दासों की संख्या बढ़ गई, हमारे पास यंत्र नहीं है, तो अगर दुगने हमने रखे हैं तो उससे क्या होगा, प्रबंधन अच्छा हो जाता है, हर श्रम शक्ति का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। फिर क्या था, उसने हमें ये भी पता लगता है कि दासों से अधिक काम लेने के लिए जो है उसे किस में बांट दिया जाता था, दलों में। ये देखिए, अगर कामगारों से हमें क्या लेना है, बहुत अच्छा काम लेना है, तो श्रमिकों को के ऊपर निरीक्षण कर्ताओं को रखा जाता था, निरीक्षण किया जाता था। तो वो कब किया जा सकता है, अगर छोटी टुकड़ी में। तो इन्होंने 10-10 की टुकड़ी बांट दिया। मान लो कि 100 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर वो 100 के 100 इकट्ठे अगर काम कर रहे हैं तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें से काम कौन कर रहा है, काम कौन नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम उसे छोटे दल में विभाजित कर देंगे, 10-10 की टुकड़ी बना देंगे, तो हम 10 लोगों में आसानी से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति काम कर रहा और ये नहीं कर रहा। इससे हमें पता लगता है कि श्रमिकों का प्रबंधन यहाँ पर था। ये देखिए, अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है, जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सही है, यूँ कि यूँ। ये देखिए आप, इसके अलावा जो है बहुत से दासों को जो है नियंत्रण में रखने के लिए उनकी पैर जो होती थी उसमें जंजीर डाल के भी क्या किया जाता था, रखा जाता था। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फ्रिक्शंस अर्थात सुगंधित राल। यहाँ पर काम करने वाली जो फैक्ट्री है उसके बारे में, मजदूरों के बारे में बता रहा है। ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कई बार आ जाती थी। फ्रिकेंस यानी कि ये यूरोपीय नाम था जिसका नाम होता था वास्तव में सुगंधित राल, और इसका उपयोग किस में किया जाता था। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। धूप और अगरबत्ती बनाने में और इत्र बनाने में इसका क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। और ये बेसवेलिया के एक पेड़ से क्या कर की जाती थी, प्राप्त की जाती थी। यहाँ जो श्रमिक होते थे उनको काम करने के लिए क्या किया जाता, एस्पर्नो, अंडरलाइन करके बताऊंगा बेटा मैं आपको, एस्पर्नो। इस एस्पर्नो का मतलब होता है घुटना। क्या होता है, घुटना। इनके घुटने के ऊपर क्या किया जाता था, एक सील लगाई जाती थी, ठीक है। इन्हें सिर के ऊपर एक जाली वाला क्या पहनना होता था, मास्क। और जब अगर ये फैक्ट्री से बाहर आते थे तब इन्हें ये सारे कपड़े क्या करते थे, उतारने पड़ते थे। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते थे, इनको दागा भी जाता था। देखिए, कामगारों को क्या किया जाता था, दागा भी जाता था। ये नियंत्रण का नियम है कि किस प्रकार जो है श्रम शक्ति पे नियंत्रण किया जाता था, ताकि अगर ये भाग जाएं और छिपने का प्रयास करें तो इनको क्या कर लिया जाए, पहचान लिया जाए। और जो कर्मचारी वहाँ काम करते थे वो इनके क्या हो जाते थे, कर्जदार हो जाते थे। और वे कामगार के ऊपर भी क्या रखते थे, फिर बहुत ज़्यादा कड़ा नियंत्रण रखते थे। बंधुआ मजदूरी भी थी यहाँ पर, ये देखिए, बेच करके बंधुआ मजदूरी भी क्या कर ली जाती थी, प्राप्त कर ली जाती थी। उसके बाद में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है दास बच्चों का भी जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, और बाद में इनको क्या कर दिया जाता था, आज़ाद। ग्रामीणों के अंदर जो है ऋणग्रस्तता और भी ज़्यादा क्या थी, व्यापक थी। और इसी कारण यहाँ पर एक क्या हुआ था, विद्रोह। ये देखिए, यहूदी लड़ाई कई बार आ जाता है ये पर्सन। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस समय की जो मजदूरियाँ थी, ये सारी हमें जो पेपाइरस के जो ताड़ पत्ते थे जिनके ऊपर ये चीज़ें लिखी गई थी, उससे हमें इन सारी चीज़ों का क्या होता है, पता चलता है। श्रमिकों को आकर्षित भी किया जाता था। कैसे होता था, ये देखिए, ऊंची मजदूरियां देकर। जब राजा को कोई काम बहुत कम समय में करवाना होता था, उन्हें ऊंची क्या दी जाती थी, मजदूरियां। उसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने, देखो, दारा शहर का निर्माण 3 सप्ताह से भी कम समय में करवा लिया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ बेटा, सामाजिक श्रेणियाँ। यानी कि आर्थिक जो जीवन है हमने पढ़ लिया, राजनीतिक जीवन हमने पढ़ लिया, श्रमिकों का नियंत्रण हमने यहाँ पर पढ़ लिया, साम्राज्यिक विस्तार हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि उनका जो समाज था वो कैसा था। तो समाज जो है वर्गों में बटा हुआ था। यानी कि सबसे ऊपर कौन आता था, जैसे राजा हो गया, उसके बाद सीनेटर है, उसके बाद में अश्वारोही जिन्हें नाइट्स कहा जाता था। और नाइट्स जो वर्ग के लोग होते थे, ये आप सभी को पता है कि ये उच्च घरानों से संबंध रखते थे, सम्राट परिवारों से। उसके बाद में सबसे निम्न आ जाता था कमीन वर्ग, या हम कहेंगे मजदूर वर्ग। ये मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ। ये देखिए, सेनेटर थे, अश्वारोही थे और फूहड़ थे। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अश्वारोही या नाइट वर्ग से आप क्या समझते हैं, पर्सन जो है परीक्षा की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। अश्वारोही जो है वो ये शक्तिशाली और धनवान लोग होते थे, और जो सामंत को जो है भूमि के बदले में क्या देते थे, घोड़े देते थे।
घोड़ों की क्या देते थे, सेना देते थे। इनको क्या बोला जाता था, नाइट्स बोला जाता था। उसके अलावा जो सीनेट होती थी, सीनेट के अंदर जो है योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, जो शिक्षित थे, या फिर हम कह सकते हैं जिनके पास अच्छी संपदा होती थी, वो लोग थे इसमें। ये देखिए सीनेट की जो संख्या लगभग कितनी थी, 1000 थी। और फिर क्या होता था, वर्चस्व भी होता था, या इतालवी परिवारों का था या फ्रेंच परिवारों का था। तो यहाँ इतालवी परिवार के लोग जो है इसके अंदर क्या होते थे, सबसे ज़्यादा आते थे। टेसियस ये राजा है। हालांकि ये चीज़ जो शुरू किसके साम्राज्य से हुई थी, किसके साम्राज्य से हो रही है, कॉन्स्टेंटाइन के। लेकिन टेसियस ने जो है 2 वर्गों के अंदर इसको जो है एकीकृत किया, सीनेटर और नाइट, या फिर अश्वारोही। फिर जैसे जैसे समय चलता गया, ये तो प्रवृत्ति अभिजात वर्ग की बात कर रहे हैं। किसकी अभिजात वर्ग की बात कर रहे हैं हम, प्रवृत्ति जो रोमन थे उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है विशाल जो है, ये देखिए अंडरलाइन कर दिया है कि कम शक्तिशाली हो गया था धीरे धीरे। अभिजात वर्ग ये नहीं थी, क्योंकि मध्यम वर्ग जो था, नौकरशाही और सेना में जो आम लोग जुड़े हुए थे, अधिक जो समृद्ध सौदागर थे, और किसान भी इसके अंदर क्या हो गए थे, फिर शामिल थे। ये सारी चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी, इनको अच्छे से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद में औद्योगिक जो खनन प्रतिष्ठानों के कामगार थे, प्रवासी जो है कामगार थे, अनाज और जैतून की फसल की कटाई करने में, निर्माण उद्योग में श्रम पूर्ति करते थे। इसके अलावा जो व्यक्ति स्वयं शिल्पकार था, जो अपना काम खुद करता था, जैसे बढ़ई है, किसी भी इमारत का निर्माण करने वाला है, स्वर्णकार है, जो चरमकार है, ये व्यक्ति मजदूरी पाने वालों की तुलना में जो है बेहतर क्या करते थे, खाते पीते थे। क्योंकि ये जो है अपनी वस्तुओं का खुद ही क्या करते थे, मूल्य निर्धारित करते थे। तो इससे ये तय हो रहा है कि हर प्रकार का जो है वर्ग जो है विभाजन हमें कहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा था, रोमन साम्राज्य में। उसके बाद में हमारे पास यहाँ आ जाता है कि जो तीसरी शताब्दी है बड़ी महत्वपूर्ण रही है। चांदी आधारित मौद्रिक जो प्रणाली है वो क्या हो गई थी, समाप्त। हमने पीछे पढ़ा भी था दिनारियस, दिनारियस सिक्के के बारे में पढ़ा था, जो किसका होता था, शुद्ध चांदी का, 4.5 ग्राम का। यहाँ पर चांदी की जो है मात्रा क्या हो गई थी, कम हो गई थी। किसकी मात्रा कम हो गई थी, चांदी का प्रचलन। ये देखिए, क्योंकि चांदी थी नहीं, तो फिर यहाँ पर एक पर्सन इंपॉर्टेंट उभर करके सामने आ जाता है कि सोने की आधारित मौद्रिक जो प्रणाली है उसको किसने चलाया। तो किसने चलाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने। और ये शुद्ध सोने का जो सिक्का होता था, इसको क्या बोला जाता था, सोलिडस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सोलिडस। और इसका जो वजन होता था वो 4.5 क्या होता था, शुद्ध होता था। रोमन साम्राज्य के अंदर जो है नौकरशाही के अंदर जो उच्च वर्ग थे, मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत ज़्यादा क्या होते थे, धनी होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि सभी लोगों को जो वेतन किसके रूप में मिलता था, सोने के रूप में। इसलिए वो क्या चीज़ खरीदते थे, ज़मीन का हिस्सा खरीदने में क्या करते थे, लगाते थे। इससे भ्रष्टाचार भी क्या होता था, ज़्यादा फैलता था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि भ्रष्टाचार था नहीं। जो उच्च अधिकारी थे, गवर्नर थे, ये सारे लूट खसोट के लिए क्या थे, कुख्यात थे। लेकिन सरकार फिर भी नियंत्रण रखने के लिए क्या करती थी, कानून बनाती थी। हम ये नहीं कह सकते कि कानून नहीं बनाए जाते थे। बुद्धिजीवी जो लोग होते थे, इनके भ्रष्टाचारों की खुलकर क्या करते थे, आलोचना भी करते थे। रोमन साम्राज्य जो है वो क्या था, तानाशाही था, क्योंकि राजा के खिलाफ जो है उसकी कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती, जिसे कभी कभार भी बर्दाश्त किया जा सकता था। तो सरकार का विरोध के स्वरूप जो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी यहाँ पर होती थी। नागरिकों की रक्षा के लिए जो है कानून का जो है सक्रिय रूप से क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था उसके अंदर जो है हर प्रकार की गतिविधियाँ क्या होती थी, संचालित होती थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रवृत्ति पूरा काल। प्रवृत्ति पूरा काल जो है वो हम तीसरी शताब्दी के बाद का मानते हैं। चौथी से लेकर के यूँ मान लीजिए कि 7वीं शताब्दी तक का जो काल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है परिवर्तन हमें देखने को जो है मिलेगा। ईसाई धर्म यहाँ पर बढ़ जाता है। ईसाई धर्म यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक हलचल है यहाँ पर। ये देखिए, अभी मैंने बताया ना, ये दिलचस्प अवधि है। ये कब तक है, चौथी से लेकर के 7, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, चौथी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन है, ये देखिए अभी मैंने बताया ना, ईसाई धर्म को जो है राज धर्म इसने क्या कर दिया था, बना दिया था। दूसरा जो है परवर्ती पुरा काल में क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय हो गया था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने जो है अरब के अंदर एक नए धर्म का जो है प्रादुर्भाव किया था, जिसका नाम क्या था, इस्लाम था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है डायोक्लिसियन,
इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कई बार आ जाता है कब से कब तक शासन किया, तो 284 से लेकर 305 ईस्वी तक। तो इसने क्या किया, देखो क्या क्या मतलब जो है परिवर्तन इसने किए। इसने देखा कि साम्राज्य का विस्तार क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और कुछ ऐसे साम्राज्य थे जिनका सामरिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं था। सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित सामग्री नहीं मिलती थी वहाँ से, कोई ज़्यादा जो है वहाँ से कर वगैरह नहीं आता था। तो फिर उन क्षेत्रों के ऊपर जो है प्रशासन का खर्च करना क्या होता है, ठीक नहीं होता है। तो उस प्रशासन पर जो खर्च था उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन हिस्सों को छोड़ के इसे क्या कर दिया, छोटा बना दिया। अपनी सीमाओं पर उसने क्या बनवाए, किले। ये प्रश्न आ सकता है बेटा कि डायोक्लिसियन ने जो है किस प्रकार के सुधार किए। तो पहला क्या हुआ, साम्राज्य के विस्तार के अंदर जिन क्षेत्रों का महत्व नहीं था उनको क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। दूसरा उसने क्या किया, साम्राज्य की सीमाओं पर क्या किए, किले बनवाए। तीसरा उसने क्या किया, पॉइंट्स बना दिए मैंने ये। फर्स्ट, सामरिक दृष्टि से महत्व नहीं था उनको छोड़ा, सीमाओं पर किले बनाए, प्रांतों का क्या किया, निर्माण। असैनिक कार्यों को क्या कर दिया, सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। और पांचवा क्या किया उसने, जो सेनापति थे उनको बहुत ज़्यादा क्या बना दिया, शक्तिशाली। ये सारे के सारे परिवर्तन किसने किए हैं, डायोक्लेशियन ने। उसके बाद में इन आने वाला जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, उसने इनको क्या कर दिया, और भी ज़्यादा पुख्ता किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सोलिडस के बारे में बताया था, ये देखिए। और सोलिडस जो है, रोमन साम्राज्य जब तक पतन नहीं हो गया तब तक यही सिक्का जो है क्या करता था, चलता थे। देखिए करोड़ों की संख्या में ढाले जाते थे। और इसने जो है एक दूसरी राजधानी भी बनाई। क्या बनाई, दूसरी राजधानी कस्तुनतुनिया, जिसको पहले क्या बोला जाता था, बाजेटाइन बोला जाता था, और आज उसे हम क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। कस्तुनतुनिया को आज क्या इस नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल। और प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, बाजेटाइन। और ये तीन और किससे घिरी हुई थी, समुद्र से। ये कई बार प्रश्न आ जाता है, कॉन्स्टेंटाइन ने जो परिवर्तन किए उनका वर्णन कीजिए। तो सोने का सिक्का चलवाया इसने, फर्स्ट सोलिडस। सेकंड अभी मैंने बताया आपको, राजधानी बदल दी। थर्ड जो है उसको सीनेट की जो ज़रूरत थी, तो शासक वर्ग का उसने तेज़ी से क्या किया, विस्तार किया। और इसी कारण जो है आर्थिक विकास में भी तेजी आई, क्योंकि मुद्रा का स्थायित्व हो गया, जनसंख्या जब बढ़ी तो आर्थिक विकास में भी क्या आई, तेजी आई। उद्योग धंधों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई गई। और ये पूंजी कहाँ लगी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तेल की मिलों में लगी, शीशों के कारखानों में लगी, पेच की प्रेसों में लगी, पानी की मिलों के अंदर जो है लगी, लंबी दूरी के व्यापार के अंदर हुआ। इससे व्यापार क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ। और शहर, जब व्यापार बढ़ेगा तो शहरी जो संपदा है वो क्या हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी। और शासन करने वाले जो कुलीन पहले से भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। समाज जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, खुशहाल हो गया था। तो ये सारा का सारा किस वजह से हो रहा था, व्यापार की वजह से हो रहा था। उसके बाद में ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें कौन बनाता, देखो भोग विलास की वस्तुओं के अंदर भरपूर तेजी। जब पैसा बढ़ेगा तो भोग विलास की वस्तुओं का भी क्या होगा, इस्तेमाल होगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, ये देखिए दोबारा जो है मैं अंडरलाइन इसको कर रहा हूँ। पेपायरस के पौधे के पत्तों के ऊपर लिखे हुए दस्तावेजों से हम इन सारी चीज़ों का क्या होता है, पता चलता है। ये देखिए, प्रति वर्ष 25 लाख सोलिडस धनराशि कर के रूप में क्या होती थी, एकत्रित होती थी। और ये शहर जो होते थे वे घने बसे हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो है सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। ईसाईकरण की प्रक्रिया, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। उसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट है एकासम। एकासम यानी कि एकासम का मतलब होता है कि समाज के अंदर विविधता ना होना। समाज में क्या ना होना, विविधता ना होना। हर अलग अलग वर्ग, संप्रदाय और धर्म के लोग और भाषा बोलने वाले लोगों का क्या हो जाना, कम होना। एक ही वर्ग सोसाइटी के रहने वाले लोग, उसको हम कौन सा समाज बोलते हैं, एकासम, एक आंख से देखा जाने वाला। और ईसाईकरण के अंदर क्या हो गया कि ईसाईकरण का मतलब था ईसाई धर्म का प्रचार और क्या करना, प्रसार करना। हालांकि एक और अन्य धर्म भी था, यहूदी। ये देखिए, बहुदेववाद में ये लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। इनके कौन कौन से देवता थे, टिक कर रहा हूँ, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स। ये इनके देव थे और ये इनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। इसलिए इन्होंने मंदिर भी बना रखे थे, मठ भी बना रखे थे, और क्या बना रखे थे, देवालय। यानी कि बहुदेववादी प्रथा थी यहाँ। स्वयं को किसी एक नाम से क्या नहीं करते थे, पुकारते नहीं थे। बहुत ज़्यादा जो है देव थे। बहुदेव का मतलब होता है पूजा पाठ करने में देवताओं की संख्या क्या होना, ज़्यादा होना। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, प्रचार और प्रसार हो गया था। यहाँ पर ये देखिए,
लगातार विरोध करना शुरू हो गया था इनका। दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ, अच्छे से दिखाई नहीं दी ये देखिए। ईसाई जन साधारण की तुलना में बहुदेववाद की क्या करते थे, निंदा करते थे। और उसके बाद में जो है शक्तिशाली बिशप जो हो गए, उन्होंने जो है ईसाई धर्म का जो है कड़ाई से पालन करने के लिए जो है कहा। और धीरे धीरे जो है वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचलन क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन छठी शताब्दी के अंदर जो है प्लेग नामक महामारी भी यहाँ पर क्या हो गई, फैल गई। 540 के दशक के अंदर कई बार आ जाता है ये कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो प्लेग की जो महामारी थी वो कब फैली, तो छठी शताब्दी के अंदर, यानी कि 540 के दशक के अंदर जो हो गई। इसके कारण धीरे धीरे जो है रोम साम्राज्य क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। और उसके बाद जो है बड़े बड़े प्रांतों को जो है गोथ, वेडल और लाम्बार्डी जैसे जर्मन मूल के लोगों ने क्या कर लिया, ये देखिए जर्मन मूल के लोगों ने उन क्षेत्रों को क्या कर लिया, विजित कर दिया। और इनको क्या बोला जाता था, रोमोत्तर राज्य। यानी कि जो प्लेग की महामारी फैलने के बाद रोमन साम्राज्य के अंदर जो कमियां आई, उन कमियों के कारण जो है गोथ, वेडिल और लोम्बार्डी, ये तीन ऐसे वर्ग थे जो जर्मन मूल के थे। उन्होंने बड़े बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और इस साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था, रोमोत्तर के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में देखिए स्पेन के अंदर, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके ये देखिए टिक मार्क किया, स्पेन में विसिगोथो जिन्हें अरब ने नष्ट किया था। गोल के अंदर फ्रैंकों का राज्य का गठन जो हो गया था। और इटली के अंदर जो है लोम्बार्डी। और ये लोम्बार्डी राज्य मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 10वीं में आपने पढ़ा होगा, इटली का एकीकरण तब तक अस्तित्व में था। इटली का जो एकीकरण हुआ 18वीं शताब्दी में, ये आज के टाइम का जो लोम्बार्डी राज्य है उस टाइम तक जो है चल रहा था। और इसी काल को आम दुनिया किसके नाम से जानती है, मध्यकालीन विश्व। 7वीं शताब्दी का जो ये काल यहाँ हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, मेडविल सोसाइटी। बहुत बार आ जाता है ये पर्सन। उसके बाद अफ्रीका को जो है किसने ले लिया, वेल्डो ने। ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया से वापस अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है ईरान और रोम के अंदर फिर से क्या होगी, लड़ाई छिड़ गई। और सासानी बहुत जो है करूर वंश हुआ है जिसने ईरान के ऊपर क्या किया है, शासन किया है। तो धीरे धीरे जो है बाजेटाइन तक जो है रह गया था रोमन साम्राज्य। ये जितने भी प्रांतों को उससे छीन लिया गया, उसके बाद बाजेटाइन जो राजधानी हमने कस्तुनतुनिया को देखा है, वहाँ तक इसका क्या रह गया था, उदय। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ी घटना घटित हुई वो ये देखिए, मैं यहाँ पर गोल दायरे में लिया, राजनीतिक क्रांति। अरब प्रदेश में शुरू होने वाला इस्लाम विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, को 10 ही साल हुए थे, तो पूर्वी रोमन और सासानी जो ईरान का राज्य थे, इनके बीच में जो भीषण युद्ध हुआ। और उसके बाद जो है ये सारा का सारा क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया, अरबों के कब्जे में आ गया। और उभरता हुआ जो इस्लामी राज्य था वो कहाँ तक फैल गया, स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक। और अरब जनजातियाँ इसको पराजित करने में क्या हुई, सफल। और अरब से शुरू होकर जीते हुए कहाँ तक फैला, सीरियाई रागिस्तान, इराक की सरहदें तक मुस्लिम सेनाएं दूर दूर तक क्या हो गई, फैल गई। और धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण यहाँ पर होना शुरू हो गया। और उस साम्राज्य का नाम क्या था, अरब साम्राज्य। यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है तिथियाँ दी गई हैं। अगस्टस ने कब से कब तक शासन किया, प्रिंसिपेट की जो है रचना उसने कब से कब तक की, डाइक्लोसियन ने 100 प्रांतों का पुनर्गठन कब किया, गैलेसिस ने कब तक शासन किया, ईरान में शापुर का शासन जो है कब तक हुआ, त्राजान का शासन जो है कब तक हुआ। तो यहाँ आकर के हमारा पाठ जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आज की हमारी क्लास जो है अब यहाँ पर जो है क्या होती है, समाप्त होती है। थैंक यू बेटा।